कैसे हैं आप लॉकडाउन के समय पर? आशा करता हूं कि घर पर अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का पहला पार्ट, फ्रांसीसी क्रांति। 9th क्लास में इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं लाखन सिंह अब आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पाठ के मुख्य बिंदु क्या है। तो बच्चों, पाठ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई और इसका क्या परिणाम हुआ, ये हमें जानना है, क्योंकि आखिर फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व है। अच्छा, जब ये क्रांति हुई उस समय फ्रांस की सामाजिक स्थिति क्या थी? फ्रांस में एक टैक्स व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, वो कैसी थी? और फ्रांस की जेल जो बास्तिल जेल थी उसकी घटना क्या थी 14 जुलाई 1789 को जो घटी। इसके बाद हम बात करेंगे 1791 में नेशनल असेंबली द्वारा जो बना था संविधान, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। और जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था और रॉबेस्पियर ने इस नए लोकतंत्र की बागडोर संभाली थी, तो उसके बाद का जो शासनकाल था उसको आतंक का काल क्यों कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे क्रांति के बाद महिलाओं के अधिकारों के संबंध में क्या सुधार हुए। उस समय यूरोप में, दुनिया में दास प्रथा थी और फ्रांस में इसके संबंध में इसका उन्मूलन ख़त्म करने के लिए 1793 में कौन सा कानून बना और कैसे। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, कौन था, और उसका जो वाटरलू का युद्ध है जो कि 1805 में लड़ा गया, उसकी क्या विशेषता है। फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप दुनिया में देखते हैं समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और लोकतंत्र की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इस क्रांति को जाता है। इसीलिए इस क्रांति को विश्व में सभी देशों में पढ़ाया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, याद करने के लिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो देखिए, मैंने इसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से पाठ की शुरुआत की है। उसका कारण है कि आप कम से कम इसके बेसिक जो प्रश्न हैं वो हमें याद हो जाए। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आप याद कर लीजिए, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? क्योंकि जब क्रांति हुई तो वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16 था, जो कि बूर्बो वंश का था। तो कई बार ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय जो राजा था वो किस वंश का राज था उस पर। तो वो बूर्बो वंश का था। उसके बाद लुई 16 जो वो राजा बना था वो कब बना था फ्रांस में? तो वो 1774 में बना था और उसके ही शासनकाल में ये क्रांति हुई, जो कि 1789 में हुई और इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 मानी जाती है। तो बच्चों, अब यहाँ पर जो साधारण और बेसिक प्रश्न हैं वो ये हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। फिर हम पढ़ेंगे कैसे हुई, फिर हम पढ़ेंगे इसका परिणाम क्या हुआ।
तो बच्चों, कोई भी क्रांति जब होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं। वहाँ पर राजा का जो शासन था वो निरंकुश शासन था। तो वहाँ की जो क्रांति थी वो अधिकारों की मांग के लिए थी, वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ थी। वहाँ वो कुछ ऐसे अधिकारों की मांग कर रहे थे जिन अधिकारों के पक्ष में राजतंत्र नहीं होता है। इसके बाद वहाँ जो क्रांति हुई उसके जो मुख्य कारण थे उसको हम टॉपिक वाइज समझ लेते हैं। देखिए, ये है फ्रांस का उस समय का राजा का चित्र जिसको हम लुई 16 कहते हैं। तो आप देखिए इसको, और ये है उसका वर्साय का महल जो कि आप देख रहे हैं कितना भव्य है। राजा की वेशभूषा से भी दिखता है कि राजा कितना अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए व्यवस्थित रूप से अपने ऊपर खर्च करता था। और इसके महल को देखते हैं अगर आप, तो भी पता चलता है कि इतना भव्य महल और उस महल में रख रखाव खर्चा वो काफ़ी होगा। तो बच्चों, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। तो बच्चों, कारण थे, सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या होते हैं कि समाज में जो उस समय व्यवस्थाएं होती हैं उनके आधार पर कुछ कारण बनते हैं किसी भी चीज़ को बदलने के। तो समाज वहाँ का उस समय जब क्रांति हुई वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले वर्ग में आते थे पादरी लोग जो कि बहुत सारी शक्तियों का उपयोग करते थे। दूसरे में आते थे कुलीन वर्ग या राजा के कर्मचारी जो विशेष पदों पर होते थे, जिन्हें आजकल हम अपने देश में वीआईपी लोग कहते हैं। इसके बाद आते थे तीसरे वर्ग के लोग जिन्हें हम तीसरा स्टेट कहते हैं। तो इन्हीं को हम पादरी को प्रथम स्टेट, कुलीन वर्ग को द्वितीय स्टेट और साधारण वर्ग को तृतीय स्टेट के नाम से जानते हैं। खास बात ये थी कि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही टैक्स दिया करते थे। अब इसमें 2 प्रकार के वहाँ पर टैक्स थे जो कि मैंने अगली स्लाइड में भी बना रखा है, फिर भी बता देता हूँ। एक जो सरकार टैक्स लेती थी जनता से, और दूसरा चर्च, पादरी लोग भी टैक्स लिया करते थे जनता से। तो ये 2 प्रकार के टैक्स केवल तीसरे स्टेट के लोग ही दिया करते थे। तो ये वहाँ पर व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें तीसरे स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे और उनका शोषण ज़्यादा होता था। दूसरे थे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब कि राजा एक निरंकुश शासक था और उसकी नीतियाँ जन विरोधी थी। महिलाओं को नेशनल असेंबली में जाना वर्जित था और बहुत सारे उसके ऐसे कार्य थे जो जनता के हित में नहीं थे। तो आगे देखते हैं। फिर आते हैं आर्थिक कारण, दार्शनिक कारण, और जब क्रांति हुई तो उसको कहते हैं उस समय तात्कालिक कारण। तो आर्थिक कारणों में क्या था बच्चों, जैसा कि मैंने इससे पहले स्लाइड में दिखाया था, आप देख सकते हैं उसको दोबारा जा कर के बैक में। और बच्चों, एक बात मैं और बताऊं आपको कि आप जो मैंने ये मैटर यहाँ स्लाइड में लिख रखा है, आप इसको स्टिल करके, रोक करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ये स्लाइड चलती रहेगी और आप इसको रोक भी सकते हैं और रोक करके पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो आर्थिक कारण थे, राजा की जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बुरी दशा में थी। राजा का जो महल था वो बहुत बड़ा था और उसके रख रखाव में बहुत खर्चा होता था। इसके अलावा
अमेरिका की सहायता करने के कारण राजकोष खाली हो गया था और फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्जा हो गया था। ब्रिटेन के साथ अमेरिका का युद्ध हो रहा था स्वतंत्रता के लिए, तो अमेरिका की फ्रांस ने मदद की थी और फ्रांस ने मदद की, इसके कारण फ्रांस पर बहुत सारा कर्जा हो गया, जो कि माना जाता है 10 अरब लिब्रे। लिब्रे उस समय की फ्रांस की मुद्रा थी। तो इस आर्थिक स्थिति को राजा ने समझते हुए नए नए टैक्स लगाने की कोशिश की, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ समझ में आता है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर आते हैं दार्शनिक कारण। इन सब कारणों के साथ वहाँ के जो दार्शनिक थे, रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ये रूसो, जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों के विचार उस समय यूरोप में फैल रहे थे और इन लोगों ने राजा की दैवीय शक्तियों का और निरंकुश शक्तियों का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इस कारण से लोगों में धीरे धीरे समझ आ रही थी कि राजा कोई भगवान का रूप नहीं है, वो शासन करता है तो उसका ही दायित्व है कि वो जनता की भलाई का कार्य भी देखे। जॉन लॉक और रूसो इन सब चीज़ों का खुले रूप में विरोध कर रहे थे। मॉन्टेस्क्यू ने तो सत्ता के बंटवारे पर भी विचार प्रकट किए थे कि हम कैसे शासन को 3 विभागों में बांट करके सत्ता को आसानी से चला सकते हैं, जैसा कि अब लोकतंत्र में होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये कंसेप्ट भी मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो क्रांति के जो तात्कालिक कारण, यानी जब क्रांति हुई उससे जस्ट पहले क्या स्थिति थी, तो वो कारण बने थे कि वहाँ पर अकाल पड़ गया था, खाद्यान्नों की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई थी, जनता भूखी मरने लगी थी और उसके खाने के लिए अनाज नहीं था। अनाज की कमी के कारण वहाँ पर जीविका संकट पैदा हो गया था, अर्थात ऐसी स्थिति जब केवल जीने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, ऐशो आराम के लिए नहीं, तो वहाँ पर इतनी कमी हो गई। अच्छा, राजा इन सब कारणों के बावजूद अपने महल के रख रखाव में और ऐशो आराम में कोई कमी नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ के लिए उसने क्या किया, 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई और उसमें उसने नए करों को पास करने का प्रस्ताव रखा। अच्छा, एस्टेट जनरल में जब मतदान होता था तो वो एस्टेट के हिसाब से होता था। तीसरे स्टेट के लोग की संख्या ज़्यादा थी और बाकी स्टेट की कम। अब क्योंकि लोग नए नए विचारों से समझ गए थे कि उनका भी अपना एक अधिकार है, मत है, तो वो मांग करने लगे कि हमारे मत का भी ध्यान रखा जाए और करों को पास करने से पहले हमारे भी राय ली जाए। इसको राजा ने मानने से मना कर दिया। अब ये कारण कि राजा ने एक तो टैक्स बढ़ाना इन बुरी हालातों में और फिर ऊपर से तीसरे स्टेट की मांगों को नज़रअंदाज कर दिया, ये कारण बना उस समय पर क्रांति का मुख्य। इससे जनता और तीसरे स्टेट के लोग राजा से रुष्ट हो गए। तो वो राजा के महल के समक्ष या उसके नज़दीक जाकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। और बच्चों, जब वहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे तो राजा ने अपने सैनिकों को उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ऐसा वहाँ पर उस समय पर भगदड़
मच गई और लोगों को लगा कि राजा ने जनता पर कंट्रोल करने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया है और सेना आने वाली है। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ की जनता और जो सभी प्रदर्शनकारी थे उन्होंने हथियारों की खोज में बहुत सारी बिल्डिंगों पर धावा बोल दिया और वो हथियारों की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। ये देखिए, ये है वो बास्तील की जेल। बहुत सारे लोगों को ऐसा आभास हुआ कि इस बास्तील की जेल में बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं, गोला बारूद रखा हुआ है। बस वो दिन था 14 जुलाई 1789 का, जब सुबह इस जेल पर धावा बोल दिया गया। और ये देख रहे हैं आप चित्र में, इस इतनी बड़ी जेल पर, ये जेल राजा की निरंकुशता का प्रतीक थी और इस पर धावा बोल दिया गया और इस तरह से यहाँ से ये क्रांति की शुरुआत हो गई। और इसकी किले को तोड़ दिया गया। किले में से जो कैदी थे, उस समय 7-8 कैदी थे, उनको रिहा कर दिया गया और जो हथियार मिले वो लूट लिए गए और इस तरह से क्रांति की शुरुआत हो गई। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक साथ पढ़ने से ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ही हम पढ़ेंगे। और ये देखिए, ये फ्रांस का मानचित्र है और उस समय पर इन इलाकों में चारों तरफ है। ऊपर ये पेरिस है, यहीं पर पेरिस के बराबर में जो बास्तील की जेल है और वर्साई का महल, ये जो गोला है ऊपर वाला, यहीं पर है वो, ठीक है, जहाँ ये पेरिस लिखा हुआ है। फिर ये नीचे मार्सिले है, जो बाद में इसी जगह के नाम पर वहाँ का राष्ट्रीय गान रखा गया, यहाँ पर हुआ। ये बोर्डेक्स है नीचे और ये कोने पर ऊपर इधर साइड में ये नानते है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रव हुआ, क्रांतिकारी घटनाएं हुई। तो 18वीं शताब्दी में हमने ये पढ़ा और समझा कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, उसके क्या कारण थे और उस समय फ्रांस की समाज की रचना कैसी थी। एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं कि वहाँ पर समाज 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, इसमें चर्च के पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट, इसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग तथा राजा के बड़े पद के कर्मचारी आते थे। और तीसरी स्टेट, इसमें व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और छोटे तबके के लोग आते थे। इन सब के साथ फ्रांस की वहाँ पर टैक्स की खास बात ये थी कि 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। टाइद या चर्च लेता था, तीसरे स्टेट से लिया जाता था। इसको हम धार्मिक कर भी कह सकते हैं। और दूसरा था टाइल, यह सरकार के द्वारा वसूला जाने वाला प्रत्यक्ष कर था, जो सरकार तीसरी स्टेट के लोगों से लेती थी। खास बात यह कि ये तीनों स्टेट में से केवल तीसरी स्टेट के लोग ही ये दोनों प्रकार के टैक्स देते थे। इसीलिए वहाँ पर सामाजिक असंतोष था और इन सब असंतोष और चीज़ों को देखते हुए ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। इन्होंने फ्रांस में जो क्रांति हुई वो अधिकारों की मांग के लिए थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो दुनिया को फ्रांस ने दिया, इनकी मांग थी। इन सब चीज़ों को, राजा की निरंकुश शक्तियों को कम करने की मांग थी। वहाँ वो ऐसी चीज़ों के लिए क्रांति की जिन्होंने बाद में चल के दुनिया ने जिसका लाभ उठाया। तो बच्चों, आप इसको फिर से एक बार अगर दोबारा देखेंगे तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल
इस भाग में हम यही समझेंगे कि हमने ये समझा कि फ्रांस की क्रांति जब हुई तो वहाँ का राजा कौन था, लुई 16 था। वो किस वंश का था, बूर्बो वंश का था। फ्रांस की गद्दी पर वो कब बैठा, वो 1774 में बैठा था। फ्रांस पर कितने लिब्रे का कर्ज था, 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। वो कर्ज क्यों हुआ, क्योंकि उसने अमेरिका की मदद की थी युद्ध में। और फ्रांस का राजा अपने महल के रख रखाव में बहुत पैसा खर्च करता था, शान शौकत में। वहाँ की जनता उसके अत्याचारों से दुखी थी और वो अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज़ उठा रही थी, जो कि धीरे धीरे करके क्रांति में परिवर्तित हो गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, ये हम अगले भाग में सुनेंगे और समझेंगे। आप इसको एक बार फिर से देखिए वीडियो को और इसको समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।